हेलो एवरीवन। वेलकम टू कैन स्टडीज। आज है 21 मार्च और इम्पोर्टेंट डेज में आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, या फिर हम इसे वर्ल्ड फॉरेस्ट डे भी कहते हैं। और ये प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। हम इसको सेलिब्रेट करते हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस को बढ़ा सके अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्रीज फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमैनिटी एंड प्लानिट। तो आपको पता है कि फॉरेस्ट जो है वो बहुत ही क्रुशियल रोल प्ले करता है फॉर द इकोसिस्टम एंड आर सर्वाइवल, क्योंकि ये बहुत सारे रोल्स प्ले करता है। ये रेगुलेट करता है क्लाइमेट को, एयर और वाटर को प्यूरिफाई करता है, इसके साथ ही फूड प्रोवाइड करता है, मेडिसिन और अदर रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही अगर हम यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया था 2011 टू 2020 को एज इंटरनेशनल डेकेड ऑफ फॉरेस्ट। और इसी बीच ईयर 2012 में इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट को इस्टेब्लिश किया गया था। इस वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट थीम की बात करें तो इस वर्ष की थीम है फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड। भारत की बात करें तो भारत में जादव पायेंग, इनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और भारत में वन अनुसंधान केंद्र देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिलीज्ड सीईई डब्ल्यूज रिपोर्ट, जिसको हम काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव बीन प्लेस्ड ऑन द टॉप इन वाटर मैनेजमेंट। आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में जारी सीईई डब्ल्यू की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य को जल प्रबंधन में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड केरला। सेकंड, मध्य प्रदेश, बिहार एंड झारखंड। थर्ड, हरियाणा, कर्नाटका एंड पंजाब। या फिर उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान। को बताना है जल प्रबंधन की श्रेणी में कौन से राज्य शीर्ष स्थान पर हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो जो टॉप पर स्टेट्स हैं वो हैं हरियाणा, कर्नाटका और पंजाब। आप यहाँ देख सकते हैं। So, Council on Energy, Environment and Water report on used water management spotlights Haryana, Karnataka, and Punjab as leaders in the country. So, urban water demand rises while groundwater level declines. Yes, को डिंडल भी कहते हैं. So, urban local bodies requires enhanced treatment and reuse infrastructure. CEEW proposes a municipal used water management index to prioritize treatment and reuse, aiming to address the pressing water crisis. आपने देखा इस रिपोर्ट के अनुसार जो टॉप 3 स्टेट्स हैं वो हैं हरियाणा, कर्नाटका और पंजाब। इसके बाद राजस्थान, झारखंड और वेस्ट बंगाल आते हैं। तो अगर हम CEEW की बात करें तो ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इसको फॉर्म किया गया है टू प्रोवाइड इंडिपेंडेंट रिसर्च बेस्ड इंसाइट्स टू पॉलिसी मेकर्स फॉर बिल्डिंग अ सस्टेनेबल इंडिया। वैसे तो ये न्यू दिल्ली में स्थित है, इसका जो इंस्टीट्यूशन है, और इसकी एक ब्रांच ऑफिस लखनऊ में भी स्थित है। और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 2010 में। वर्तमान समय में CEEW के चेयरपर्सन हैं जमशेद गोदरेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग मटेरियल्स। यहाँ पर कुछ सामग्री दी गई है और आपको उन पर विचार करना है। सो यहाँ पे मटेरियल्स हैं सुगर केन, कॉर्न एंड सोयाबीन। आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव मटेरियल्स आर यूज्ड टू मेक बायोफ्यूल्स।
आपको बताना है कि उपर्युक्त ये जो सामग्रियां दी गई हैं इनमें से किन का उपयोग जैव ईंधन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इन तीनों का ही प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं। सो बायोफ्यूल्स आर यूजुअली लिक्विड फ्यूल्स क्रिएटेड यूजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स सच एज बायोमास एंड नेचुरल वेस्ट। एंड टिपिकल जो मटेरियल्स यूज्ड होते हैं इसके लिए वो है सुगर केन, कॉर्न एंड सोयाबीन। So most biofuels are used as transportation fuels, but they may also be used for heating and electricity generation. The US Energy Information Administration से तो ये स्टेटमेंट यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन का है। बायोफ्यूल्स की बात करें तो एनी हाइड्रोकार्बन फ्यूल दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनिक मैटर इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उसको हम कंसीडर करते हैं बायोफ्यूल। और इनका नेचर सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों हो सकता है। सॉलिड में जैसे वुड आते हैं, ड्राई प्लांट मटेरियल्स आते हैं या मेन्योर्स आते हैं। लिक्विड में बायो एथेनॉल या बायोडीजल आता है और गैसियस में बायोगैस आता है। इसके साथ ही वर्तमान समय में बात करें जो मेन रीजन है शिफ्टिंग का बायोफ्यूल्स की ओर, वो ये है कि जो ऑयल प्राइसेस हैं वो काफी बढ़ते रहते हैं और इमिशन ऑफ जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो फॉसिल फ्यूल्स में बहुत ज्यादा होता है। बायोफ्यूल्स की अगर कैटेगरीज की बात करें जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, इसको 4 जनरेशन्स में बांटा गया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो आप इसके बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What was the theme of Global Recycling Day 2024? आपसे पूछा जा रहा है वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस 2024 का थीम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं क्रिएटिव इनोवेशन, सेलिब्रेटिंग आवर रिसाइकलिंग हीरोज, रिसाइकलिंग इनटू द फ्यूचर या फिर रिसाइकलिंग हीरोज। आपको बताना है कि इस वर्ष ग्लोबल रिसाइकलिंग डे का विषय क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इस वर्ष की थीम है रिसाइकलिंग हीरोज। आप यहां देख सकते हैं। सो 7th ग्लोबल रिसाइकलिंग डे was observed across the globe on 18th of March 2024 with the theme of recycling heroes. So the day was observed to raise awareness of the importance of recycling and encourage people to take action to reduce waste and protect the environment. आपने देखा इस थीम को, जो हमने अभी देखा थीम है रिसाइकलिंग हीरोज, ये अनाउंस किया है ग्लोबल रिसाइकलिंग फाउंडेशन के द्वारा। आप ये ध्यान रखेंगे कि इस वर्ष जो सेलिब्रेट किया जा रहा है ये 7th ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। इससे पहले 2018 में इसे पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डेवलपिंग कंट्रीज ट्रेडिंग स्कीम। आपसे विकासशील देश व्यापार योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कहा गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज अ स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय अंकटार टू फैसिलिटेट डेवलपिंग कंट्रीज टू इंटीग्रेट इनटू द ग्लोबल इकोनॉमी, टू क्रिएट स्ट्रॉन्गर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप एंड स्ट्रेंथन सप्लाई चेन्स। Second, it is a similar and more generous preferential trading scheme which has been designed to boost trade with the developing countries. आपको बताना है कि डेवलपिंग कंट्रीज ट्रेडिंग स्कीम से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पर सही है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आपका सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं। So it is a scheme introduced by UK government to facilitate developing countries to integrate into the global economy and also create stronger trade and investment partnerships and strengthen supply chain. So developing countries trading schemes की बात करें तो ये लागू होते हैं 65 देशों पर that are least developed countries as defined by United Nations
and also low income countries and lower middle income countries as defined by the World Bank. सो डेवलपिंग कंट्रीज ट्रेडिंग स्कीम की बात करें तो इट केम इनटू फोर्स ऑन 19th जून 2023 एज इट रिप्लेस्ड यूके's जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस। और आपने देखा ये 65 देशों पर लागू होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 recently seen in the news is published by which organization? आपसे पूछा जा रहा है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 अभी हाल ही में समाचारों में देखी गई है। आपको बताना है कि ये किस संगठन के द्वारा प्रकाशित की जाती है। आपके ऑप्शंस हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम या फिर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जारी किया जाता है स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर के द्वारा। आप यहां देख सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, Delhi was labeled as the world's most polluted capital city in 2023 World Air Quality Report by Swiss organization IQ Air. And India ranked third in air quality with an annual particulate matter 2.5 concentration of 54.4. Then Bangladesh and Pakistan की बात करें तो these were the worst of, while Bihar's Begusarai was named as the most polluted metropolitan area. टॉप 10 ऑफ द टॉप 11 पॉल्यूटेड सिटीज की बात करें तो उनमें से 10 जो हैं इंडिया की हैं, एकमात्र उसमें लाहौर एक्सेप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The report titled Profits and Poverty: The Economics of Forced Labor has been released recently by ILO, International Labour Organization. So consider the following statements. यहाँ पर ILO द्वारा मुनाफा और गरीबी जबरन श्रम से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की गई है और आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है एज पर द ILO स्टडी 3.5 पीपल ऑफ एवरी 1000 आर engaged in forced labor. Second, profits from forced labor are highest in Europe and Central Asia, which is $84 billion. आपसे इस रिपोर्ट के अनुसार कौन सा कथन सही है ये पूछा जा रहा है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहां पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आप यहां देख सकते हैं। So, according to the International Labour Organization, forced labor generates illegal profits worth $36 billion annually. And since 2014, illegal profits have increased by 37%, fueled by a growth in the number of people forced into labor as well as higher profits generated from the exploitation of victims. So forced commercial sexual exploitation accounts for more than 2/3 of the total illegal profits. So ILO की अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो लास्ट टाइम इसको जारी किया गया था 2014 में और इस वर्ष जब ये जारी किया गया है तो तब तक इसमें जो इलीगल प्रॉफिट्स होते थे फोर्स्ड लेबर में उनमें 37% की वृद्धि देखी गई है। सो आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।